Hello friends, welcome back to this session. As you can see on the screen, winter 2025 and 2026 La Nina surge and it means for you. यानी कि इस बार ला नीना भारत में एंटर होने जा रहा है। भारत में नहीं अपितु ला नीना इज गोइंग टू डिस्टर्ब द एंटायर ग्लोबली वेदर फेनोमेनन। सो ला नीना कैसे आता है? आज तक भारत में लगभग 3 बार ला नीना आ चुका है। एक बार आई थिंक 1954 में आ चुका है। दूसरी बार जब ये आया था 80 के आसपास आया था, 88 के आसपास, ठीक है। दूसरी बार नहीं, सॉरी, तीसरी बार 1988, दूसरी बार आया था 1973 में। जब ये कंडीशन देखने को मिली, मौसम की चरम दशाओं के साथ साथ हमें बहुत ही भयंकर ठंड देखने को मिलती है। इस बार ला नीना आने की संभावनाएं लगभग 71% के आसपास दर्ज की जा रही है। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ दे सकता हूँ, इफ़ सिचुएशन विल नॉट एडवर्स, स्थितियाँ अगर नहीं बदलती हैं तो भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। बर्फबारी के साथ साथ भयंकर ठंडी हवाएं हमें देखने को मिलेगी इस मौसम में। यानी कि हमें बहुत ही ठंडा मौसम देखने को मिलेगा, ठीक है। और बर्फ़ देखने को मिलेगी, वर्षा देखने को मिलेगी, और वो भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच, और दिसंबर से खासकर दिसंबर से फरवरी के बीच हमें दिखाई देगी। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बेसिकली ला नीना फॉर्मेशन हो जाती है। और जब आपको पता है कि ला नीना की एंट्री हो जाती है तो बहुत ही चरम मौसम की दशाएं देखने को मिलती है। भारत में इस समय अत्यधिक मानसूनी वर्षा हो जाती है। और इसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी क्या हो जाता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में आकर भारत में ठंड को बढ़ावा देता है, विंटर को बढ़ावा देता है। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ, दिस इज़ माई गारंटी टू यू, दिस इज़ माई प्रिडिक्शन टू यू एंड नॉट माई प्रिडिक्शन। क्लियर? If the chances of La Nina formation is 71%, definitely there would be extreme winter in the India। यानी कि भारत में भयंकर ठंड होगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, प्रोडिक्शन दे सकता हूँ। So in order to understand the entire concept, you have to understand the La Nina concept। La Nina है क्या? Basically you have to understand that thing also। Clear? हमें यहाँ से क्या समझना पड़ेगा? ला नीना समझना पड़ेगा, ठीक है। सो ला नीना क्या है पहले ये समझते हैं। आई थिंक आई हैव टू टेक अ पेन ऑल्सो, ठीक है, क्लियर है। देखो, ये है हमारा इक्वेटर वाली लाइन। ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर वाली लाइन, 0 डिग्री की लाइन। यहाँ पर वर्ष भर क्या होता है? सूर्य की गर्मी अत्यधिक होती है, जिसके कारण क्या होगा? हवा ऊपर उठना शुरू हो जाती है, यानी कि राइज करना शुरू हो जाती है। और जब हवा क्या हो जाती है? राइज करना शुरू हो जाती है। जब हवा राइज करना ऊपर शुरू हो जाती है तो समस्या क्या होती है कि ऊपर जब उठती है तो हवा धीरे धीरे उसमें टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। और जब ही टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है तो हवा क्या हो जाती है? सॉरी, हवा डिसेंट होना, ये चल क्यों रहा है यार? ये लगभग 30 डिग्री के आसपास दोनों गोलार्धों में क्या होता है? ये इस तरह से, ठीक। और ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक यू, ये ठीक है, क्लियर है बात। अब हम क्या करते हैं? कुछ हवाओं को यहाँ पर चलाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट। होता क्या है कि जो ये है, यहाँ से हवा उठी, विषुवत रेखा से हवा उठी और यहाँ पर बैठ जाती है क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। इसको समझने के लिए हमें विंड्स का चैप्टर समझना पड़ेगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है।
जब हवा यहाँ पर बैठेगी तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, हाई प्रेशर, यानी कि यहाँ पर हवा की अधिकता होगी और यहाँ पर लो प्रेशर, इसका मतलब हवा की कमी होगी। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट विंड्स मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरह से हवा क्या करती है, मूव करना शुरू कर जाती है। अब ये टेढ़ी क्यों चल रही है, इसके लिए करता है काम एक कोरियोलिस फोर्स, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के साथ लगता है, उसको किसी और दिन हम समझेंगे। तो जब हवा इस तरफ चल रही है, जब हवा क्या कर रही है, इस तरफ चल रही है, तो हवा क्या कर रही है, आप देख रहे हैं कि महाद्वीपों के पूर्वी भागों को अत्यधिक गर्म कर रही है। इसके लिए मैं यहाँ पर शायद मेरे पास एक चीज़ और है, नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, क्लियर है बात। तो पूर्वी भागों को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। और जब यानी कि इस भागों को पूर्व, यहाँ से हवा चलेगी ना इस तरफ से, और जब यहाँ से हवा चलेगी, और मैंने कहा कि इस वाले क्षेत्र में क्या होगी, गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें लगभग पूरे वर्ष भर इस लाइन पर पड़ी रहती है। और जब इस लाइन पर पड़ी रहेगी वर्ष भर, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म से हवा उठेगी। तो ऐसे ही जब यहाँ से वो व्यापारिक पवनें गुजरेगी, वो व्यापारिक पवनें क्या करेगी, अपने साथ क्या करेगी, गर्म पानी को अपने साथ लेकर यहाँ पर आएगी इस वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर क्या कर देगी, उसको जमा कर देगी, और यहाँ पर गर्म टेम्परेचर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वार्म वाटर की एक्सट्रीम कंडीशन आएगी, यानी कि यहाँ पर वार्म वाटर होगा। और जब यहाँ पर वार्म वाटर होगा, इट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिसके कारण लो टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर में हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी, और ऊपर उठकर संवहन के माध्यम से क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण से हमें एक्सट्रीम वेदर फेनोमेनन देखने को मिलता है। जब यहाँ से पानी उठा इस तरफ गया, तो क्या यहाँ पर पानी की कमी नहीं होगी, क्या यहाँ पर पानी की कमी नहीं होगी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कमी होगी, यहाँ पर तो पानी की कमी होनी चाहिए, डेफिनेटली देयर शुड बी डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हियर, बट ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस चीज़ को हम जानते हैं कि इस विश्व में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो निर्वात है, यानी कि जहाँ पर वैक्यूम नाम की कोई चीज़ हो। वैक्यूम का मतलब हुआ जहाँ पर, आई थिंक आई शुड टेक अ ब्लैक कलर, जहाँ पर वैक्यूम हो, जहाँ पर खाली स्थान हो। जब यहाँ से ये चीज़ें गई, गर्म वाटर आगे गया ऑस्ट्रेलिया के तटों पर, तो यहाँ से क्या हुआ, अपवेलिंग की क्रिया हुई, यहाँ नीचे का ठंडा जल ऊपर इस स्थान को भरा। जब ये ठंडा स्थान भरा, तो मुझे बताइए, जब किसी स्थान पर ठंडा जल होगा, तो वो वहाँ पर क्या कर देगा, टेम्परेचर को बहुत ही लो कर देगा, जिसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा। और इसीलिए इस पेरू वाले क्षेत्र पर, इस पेरू वाले क्षेत्र में क्या होगा, पेरू वाले क्षेत्र में ठंडी जलधारा चलेगी, और ठंडी जलधारा चलने के कारण क्या होगा, ठंडी जलधारा चलने के कारण यहाँ का टेम्परेचर ठंडा, और यहाँ पर ना ही बादलों का फॉर्मेशन होगा। बादलों का फॉर्मेशन कब होगा, जब हवा ऊपर उठेगी। यहाँ पर हवा ऊपर नहीं उठेगी, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर में हवा एक दूसरे से संघनित होती है, और जब संघनित हवा होती है तो उसका एक भार होता है। हवा क्या है, बिल्कुल मान लो उदाहरण के लिए, यहाँ पर ज़्यादा कचरा हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ मैं आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ये एक चीज़ ले लो, ये नहीं है फिर भी, ये ठीक है। अब इसमें क्या है कि हवा के कण इतने दूर हैं, इनके द्वारा लगने वाला भार क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये कण क्या आपस में बहुत बहुत दूर दूर है। लेकिन स्थितियाँ ये मानो कि इनके कण क्या हो गए, ये पास हो गए, इनके कण क्या हो गए, पास हो गए, तो इनके द्वारा निर्मुक्त होने वाली ऊर्जा भी अधिक होगी, और इनके द्वारा लगने वाला भार भी अधिक होगा, यानी कि डेंसिटी भी अधिक होगी इनकी, और इनका मास भी अधिक हो गया, मास भी अधिक हो गया एंड डेंसिटी भी अधिक होगी। जब मास और डेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, इनका क्या हो गया, सामूहिक भार अधिक हो गया। जब इसका सामूहिक भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो सामूहिक भार अधिक होने के कारण क्या होगा,
हवा ऊपर नहीं उठ पाएगी और वहीं पर बैठी रहेगी, जिसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो अब फिर से वहाँ पर लौट जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। तो इस तरह से ये सामान्य स्थितियाँ चलती हैं, और ये सामान्य स्थितियाँ जब ऐसा होता है, और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र पर क्या होगा, बादलों का निर्माण होगा और वर्षा की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, लेकिन अगर स्थितियाँ क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए, अगर यहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक ठंडा जल आ जाए, जब यहाँ पर अत्यधिक ठंडा जल आ जाए, और ठंडा जल होने के कारण यानी कि ड्यू टू द कोल्ड वाटर, जितना अधिक ठंडा जल आएगा उतना ही अधिक हाई प्रेशर तो बनेगा। अब जितना जिस स्थान पर गर्मी पैदा होगी उतना ही उस स्थान पर लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर जितना कब तेज बनेगा, जब जितना ही गर्मी अधिक होगी। इसी से जितना ही ठंडा पानी होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही हमारा हाई प्रेशर बनेगा। जब पानी यहाँ पर चला गया, गर्म पानी यहाँ चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर और वाटर ऊपर आएगा, और वाटर ऊपर आएगा, और यहाँ पर अत्यधिक हाई प्रेशर बनेगा। और यहाँ से अत्यधिक हाई प्रेशर बनने के कारण हवाओं की जो स्पीड है, हवाओं की स्पीड अधिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अब क्या करेगा, तेज मात्रा में पानी जाएगा, तेज मात्रा में जल का बहाव ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एशिया वाले इस भाग में भी, ये भारत है यहाँ, ठीक है, इस भाग में पानी जाएगा और यहाँ पर उच्च बादलों का निर्माण करके खतरनाक वर्षा करेगा। और यहाँ पर जब वर्षा अधिक हो जाएगी तो ये जो बादल है ये हवाओं के माध्यम से, और ये जो यहाँ पर ये पानी इकट्ठा हुआ है जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर की स्थितियाँ देखने को मिल रही है, ये भी व्यापारिक पवनें जो यहाँ से चली हुई थी, इस तरह से व्यापारिक पवनों के सारे इस तरफ आएगी और भारत के मॉनसून को क्या कर देगी, इम्पैक्ट कर देगी। और हम देखेंगे कि यहाँ बाढ़ जैसी कंडीशन हमें दिखाई देती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ला निना इफेक्ट। कैसे ला निना काम करता है आपने ये समझ लिया, क्या ये क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पर बारिश नहीं होगी, फिर ला निना के समय यहाँ पर बारिश नहीं होगी और यहाँ पर हमें सूखे की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि ड्रॉट की जो कंडीशंस हैं वो हमें देखने को मिलती है। कहाँ पर? अमेरिका के दक्षिण पश्चिम अमेरिका में, ये पेरुवियन तट या यहाँ पर पेरू है, इक्वाडोर वगैरह जो एरिया है यहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत, यहाँ पर हमें अत्यधिक मौसम की दशाएं देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर बाढ़, फ्लड जैसा हमें दिखाई देता है। याद करिए 2025 का मॉनसून, यही तो हुआ है 2025 का मॉनसून। पिछली साल भी ला निनो का इफेक्ट पड़ा, नवंबर दिसंबर में ला निनो निर्मित हुआ, लेकिन वो दिसंबर के बाद निर्मित हुआ। इसलिए तो पिछली बार की जो ठंड थी, जो पिछली बार की ठंड हमें कम महसूस हुई। और आप देखते हैं कि दिसंबर में भी, जनवरी में भी हमें कड़ी धूप दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ला निना आया तो था, लेकिन उसका विकास कब हुआ? उसका विकास ही दिसंबर के बाद हुआ। जितना दिसंबर के बाद विकास होता है, यानी कि उसका विकास लेट हुआ। जब चीज़ें लेट हुई तो अब वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। और इस बार की प्रेडिक्शन ये है कि इसका जो निर्माण प्रक्रिया अभी अक्टूबर से ही जारी है। जब अक्टूबर से इसका निर्माण कार्य जारी है तो इट मीन्स कि सर्दियाँ बहुत ही ठंडी होने जा रही है। एक्सट्रीम लेवल में हमें वर्षा दिखाई देगी, बर्फबारी दिखाई देगी, अगर स्थितियाँ चेंज नहीं होती है। इट्स माई प्रेडिक्शन टू यू। क्लियर? तो इतना समझ लेने के बाद हम देखते हैं कि अगली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारी ये। यहाँ पर भी हमने यही दिखाया है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर भी हमने यही दिखाने का प्रयास किया है। जैसे ये दिया हुआ है, देखो ला निना लिखा हुआ है, ठीक है, प्रशांत महासागरीय एरिया में होता है ये। यहाँ से लिखा मैंने पोलर स्ट्रीम, ये क्लियर है, ये है पोलर स्ट्रीम और यहाँ से उठता है वो, ठीक। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ पैसिफिक जेट स्ट्रीम वगैरह के बारे में समझाया गया है। तो जब ये इसकी स्थितियाँ इतनी हो जाएगी, ला निना की स्थितियाँ इतनी हो जाएगी, तो ला निना क्या करता है,
जब जब ही ला नीना की कंडीशनें देखी गई हैं, चाहे आप 1954 की बात करें, 1954 की बात करें, चाहे 1973 की बात करें, 1988 की बात करें, उस समय मौसम की चरम दशाओं को देखा गया है। मॉनसून के तुरंत बाद हमें क्या दिखाई दिया? मॉनसून के तुरंत बाद हमें ठंड बहुत अत्यधिक तेज़ी के साथ दिखाई देती है। जैसे ही हमें क्या दिखाई पड़ता है, यानी कि जो मॉनसून होता है वो उसको प्रभावित किया गया। जैसे ही ला नीना की स्थिति, जो ला नीना है, जैसे ही मॉनसून ख़त्म हुआ उसके बाद हमें उसकी स्थितियाँ दिखाई देती है, और 2025 में भी ऐसा ही हुआ। क्या आपने इस चीज़ को महसूस किया? क्या आपने 2025 में महसूस किया? बिल्कुल आपने महसूस किया। आपने 2025 में इस चीज़ को महसूस किया है। जैसे ही मॉनसून की समाप्ति हुई, मॉनसून की समाप्ति के पश्चात अक्टूबर के महीने में, यानी कि इनिशियल अक्टूबर में क्या हुआ, हमें वर्षा की मात्रा अत्यधिक दिखाई दी। 5 अक्टूबर से शायद वो वर्षा शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये है हमारा भारत का नक्शा, थोड़ा गलत बन पाया है, उतना नहीं। तो हमें होता क्या है ना कि यहाँ पर मान लो एक भूमध्य सागर है, मानना क्या है कि ये भूमध्य सागर है। यहाँ से क्या होता है कि मैं इसको आई शुड ड्रॉ इट, हिमालय श्रेणी को मैं एक ही चीज़ में ले लूँ, इसको मैं एक ही कलर से कर दूँ, इस वाले कलर से ठीक रहेगा, या इस वाले, इस तरह से कर दूँ मैं इसको, बस फिर ठीक है, अब ठीक है। अब होता क्या है ना कि यहाँ भूमध्य सागर से क्या होता है, कुछ चक्रवाती तूफान आते हैं जिनको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। वो क्या करते हैं, जेट स्ट्रीम के सहारे आते हैं, और जब भी यहाँ हिमालय से टकरा जाते हैं तो वो 2 शाखाओं में बन जाते हैं। एक जाते हैं तिब्बत के ऊपर से और एक जाते हैं भारत के ऊपर से। उनका फॉर्मेशन इसी तरह से ही होता है, ठीक है। उनका फॉर्मेशन इनको कहते हैं हम वेस्टर्न, यहाँ कहाँ लिखूँ मैं, इधर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हमारे भारत में जब शीतकाल में वर्षा होती है तो वो इसी का ही परिणाम है। जब जब भी शीतकाल में वर्षा हुई है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण ही हुई है। जब जब भी ला नीना आया है तब तब ही क्या हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की गतिविधियां अत्यधिक हुई है, और जिसके कारण क्या हुआ है, भारत में अत्यधिक वर्षा देखी गई है। और इस बार भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बन रही है जिसके कारण भारत में अत्यधिक ठंड पड़ने की संभावनाएं है, और अत्यधिक आप देखेंगे बर्फबारी की भी संभावना हो सकती है। तो ये ला नीना का इफेक्ट पड़ सकता है, और अत्यधिक ठंड पड़ सकती है, और ख़ासकर बर्फबारी भी हो सकती है। तो ये ला नीना बहुत हद तक हमें प्रभावित करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमने सेशन लिया। होप यू लाइक इट। कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करें। आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे, नई नई चीज़ों को सीखे। ललित की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।